हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th के चैप्टर 12th एटम्स के टॉपिक बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम को। इस पे हम लोग ने अभी तक ये देखा है कि जो ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल थे वो क्या क्या थे। तो दो मेन ड्रॉबैक्स थे रदरफोर्ड मॉडल के। पहला तो ये कि जो स्टेबिलिटी ऑफ एटम थी उसके बारे में यहाँ पर कोई सेटिस्फैक्टरली वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। और दूसरा, रदरफोर्ड के मॉडल के अकॉर्डिंग जो स्पेक्ट्रम बनना चाहिए वो हमारा बनना चाहिए कंटिन्यूअस नेचर का, जबकि जो हमें एटमिक स्पेक्ट्रम मिल रहा था वो कैसा मिल रहा था? डिस्क्रीट नेचर का। तो ये दोनों चीजें क्या कर रही थी? रदरफोर्ड के न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम पर क्वेश्चंस खड़े कर रही थी, जिसको कि बोर ने आगे चलकर सही किया और एक नया मॉडल दिया, एक नए तरीके से सोचा चीजों को, और वहां से बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम निकल कर आया। उसके पहले हम बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम पर आगे बढ़ने के पहले एक एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। तो ये रहा हमारा एग्जाम्पल। According to the classical electromagnetic theory, calculate the initial frequency of the light emitted by electron revolving around a proton in a hydrogen atom। यहां पर हमें अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग हमें ये कैलकुलेट करना है कि इनिशियल फ्रीक्वेंसी क्या होगी जो कि लाइट एमिट होगी उस रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन से अराउंड अ प्रोटॉन इन अ हाइड्रोजन एटम। और ये जो पूरा कर रहे हैं हम लोग, ये पूरा कर रहे हैं किसके अकॉर्डिंग? जो रदरफोर्ड मॉडल है उसमें ये था ना कि क्योंकि हमारा वहां पर क्लासिकल आइडिया अप्लाई हो रहे थे, तो क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी भी हम अप्लाई कर रहे थे। और वहां पर अगर शुरुआत में किसी एक इंस्टेंट पर हम बात करें कि जो ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तो इस समय अगर इसकी स्पीड इतनी है या इस पे इसकी फ्रीक्वेंसी ये है, तो जो लाइट होगी वो कितनी फ्रीक्वेंसी की इमिट होगी, तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है उसको फाइंड करने के लिए हमें किस स्पीड से वो मूव कर रहा है ये सब जानना होगा। तो यहां से अगर हम लोग देखें तो देखिए, हम लोग ने अपने एक एग्जांपल सॉल्व किया था जहां पर कि ये देखा था कि वेलोसिटी ऑफ जो इलेक्ट्रॉन होगा जो कि वहां पर मूव कर रहा होगा वो कितना होगा? वो होगी हमारी वेलोसिटी 2.2 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड। और जो रेडियस होगा, जो ऑर्बिट होगा उस इलेक्ट्रॉन के मूव करने का, वो होगा 5.3 × 10⁻11 मीटर्स। ठीक है। और अगर हमें इससे फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है तो फ्रीक्वेंसी फाइंड करना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं जो फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है 1 टाइम पीरियड। क्या होती है? 1 टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड अगर हमें पता चल जाए तो टाइम पीरियड का मतलब होता है एक रिवॉल्यूशन पर, मतलब जो हमारा जो एक रिवॉल्यूशन लगने में जितना समय लग रहा है वही हमारा टाइम पीरियड होता है। तो एक रिवॉल्यूशन में जो डिस्टेंस कवर्ड हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? अगर इसका रेडियस r है तो वो हो जाएगा 2πr। और अगर इस पे वेलोसिटी जो है वो कितनी है? v है, तो वो बन जाएगा टाइम पीरियड। इस टाइम पीरियड को जब हम लोग यहां पर पुट करेंगे तो ये बन जाएगा v डिवाइडेड बाई 2πr। v डिवाइडेड बाई 2πr। ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू v डिवाइडेड बाई 2πr, ये बन गया हमारा। ठीक है, फ्रीक्वेंसी। अब उसके बाद ये जो वेलोसिटी है इसको हम लोग पुट कर देंगे 2.2 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई 2π × 5.3 × 10⁻11 मीटर्स। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें फ्रीक्वेंसी अराउंड मिल जाएगी 6.6 × 10⁻15 हर्ट्ज के आसपास। तो अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, जो फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, एमिशन जिसका होता है, वो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन के बराबर होती है। तो इनिशियली हम लोग देख रहे हैं, तो इनिशियली जो उसकी फ्रीक्वेंसी होगी वो हमने यहां पर निकाल ली, और वो निकल कर आ गई कितनी? 6.6 × 10⁻15 हर्ट्ज। तो thus the initial frequency of the light emitted is 6.6 × 10⁻15 हर्ट्ज। क्लियर? अब बढ़ते हैं आगे, और जो बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम है उसके मेन पार्ट पर आते हैं, जहां पर कि नील बोर ने जो ड्रॉबैक्स थे रदरफोर्ड मॉडल पर उनको हटाते हुए अपना एक मॉडल पेश किया, जहां पर कि उन्होंने क्वांटम आइडियाज भी यूज किया और क्लासिकल आइडियाज भी यूज करे। दोनों को मिक्स करते हुए उन्होंने अपना मॉडल दिया। इसको इसी वजह से कभी कभी सेमी क्लासिकल मॉडल भी बोलते हैं। ठीक है। तो इट वॉज नील्स बोर who made certain modification in this model by adding the ideas of newly developing quantum hypothesis। ठीक है, जैसे मैंने बात करी थी कि रदरफोर्ड का जो मॉडल था उस पे उन्होंने क्या करे थे? क्वांटम हाइपोथेसिस जो उस समय थी, एक्चुअल में वहां पर सही थी या गलत वो जानकारी नहीं थी, धीरे धीरे उस पर काम चल रहा था, बट फिर भी
वहां पर क्या किया, बोर ने उन आइडियाज का यूज किया, उन आइडियाज पर वर्क किया उस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए। तो नील्स बोर स्टडीड इन रदरफोर्ड्स लैबोरेटरी फॉर सेवरल मंथ्स इन 1912 एंड ही वाज कन्विंस्ड दैट अबाउट द वैलिडिटी ऑफ रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल, और वो कन्विंस हो गए कि रदरफोर्ड का जो न्यूक्लियर मॉडल है वो सही है, बस उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस की जरूरत है। किसकी जरूरत है? मॉडिफिकेशन की। तो उन्होंने क्या किया, इस तरीके का कुछ चीज उन्होंने फेस करी, जहां पर कि 1913 में उन्होंने ये कंक्लूड किया कि इन स्पाइट ऑफ सक्सेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी इन एक्सप्लेनिंग लार्ज स्केल फिनोमिना, इट कुड नॉट बी अप्लाइड टू द प्रोसेसेस एट एटॉमिक स्केल। जैसे कि देखो रदरफोर्ड में, ये रदरफोर्ड मॉडल जो था उसकी वैलिडिटी को लेकर वो इतने अस्वस्थ थे कि उनके अकॉर्डिंग ये था कि जैसे कि हम लोग ये चीज अप्लाई कर रहे थे कि अगर कोई एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल ऐसे घूमेगा, क्योंकि वो ऐसे सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो एक्सेलरेटेड मोशन पर है, एक्सेलरेटेड मोशन पर होने की वजह से वो क्या एमिट करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, उसी फ्रीक्वेंसी की जिस फ्रीक्वेंसी के साथ वो रिवॉल्व कर रहा है। तो उन्होंने कहा कि हो सकता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी जो कि हमारी बड़े बड़े फेनोमेना को एक्सप्लेन कर देती है, बड़े स्केल पर जो फेनोमेना उनको एक्सप्लेन कर देती है, हो सकता है कि ये एटमिक स्केल पर जाने पर, यानी कि उस छोटे से डिस्टेंस पर जाने पर या उस लेंथ के ऑर्डर पर जाने पर क्या होता हो, क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी या फिर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी जो हमारी हम लोग जानते मानते हैं वो चीज अप्लाई ना होती हो। ठीक है, ऐसा उन्होंने कहा। तो इट बिकेम क्लियर दैट अ फेयरली रेडिकल डिपार्चर, इस चीज से ये एकदम समझ पे आ गया कि हमें जो यहां पर अब अगर इस चीज को एक्सप्लेन करना है, क्योंकि देखो जो एक्सपेरिमेंट्स थे वो तो सही थे, तो उस एक्सपेरिमेंट से जो रिजल्ट निकले थे, उस पे जो मॉडल था वो सब ठीक था, सब कुछ सही था, बट उस पे कुछ और भी मॉडिफिकेशन की जरूरत थी। तो उसके लिए हमें एकदम उन चीजों को छोड़कर आगे बढ़ना होगा जो कि क्लासिकल मैकेनिक्स और क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हमारी चीजें मौजूद थी, उस स्ट्रक्चर ऑफ एटम को समझने के लिए। ठीक है, और जो एटमिक स्पेक्ट्रा था उसके स्ट्रक्चर को समझने के लिए, जो एटमिक स्ट्रक्चर ऑफ एटमिक स्पेक्ट्रा था उस सब को समझने के लिए, कि सारी चीजें कैसी हो रही हैं, उस सब को समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक नई सोच को हमें लाना होगा। जो पुरानी सोच है, यानी कि जो क्लासिकल मैकेनिक्स वाली सोच है, उसको हमें हटाना होगा अपने दिमाग से। जो क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी है उससे भी हमें थोड़ा सा अपनी सोच को आगे बढ़ाना होगा। तो बोर ने क्या किया, क्लासिकल और अर्ली क्वांटम कॉन्सेप्ट्स को मिक्स कर दिया एंड गेव हिज थ्योरी इन द फॉर्म ऑफ 3 पोस्टुलेट, और उन्होंने जो उनका मॉडल था या फिर जो थ्योरी थी उसको 3 पोस्टुलेट्स के टर्म्स पर दिया। यानी कि अब पोस्टुलेट्स पर यहां पर ऐसा होता है कि हम लोग पोस्टुलेट्स पर क्वेश्चंस नहीं करते, हम लोग उस थ्योरी के लिए, उस पर्टिकुलर थ्योरी के लिए उन पोस्टुलेट्स को ट्रुथ मानकर चलते हैं कि ऐसा है, तभी अब आगे चीजें एक्सप्लेन हम करेंगे। तो बोर ने 3 पोस्टुलेट्स दिए। पहला पोस्टुलेट ये था, इलेक्ट्रॉन इन एन एटम जो है वो रिवॉल्व करता है एक सर्टेन स्टेबल ऑर्बिट पर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स जो एटम्स पर मौजूद होते हैं वो सर्टेन स्टेबल ऑर्बिट्स पर क्या करते हैं, रिवॉल्व कर सकते हैं बिना किसी एनर्जी को एमिट किए हुए, जो कि हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के प्रिडिक्शन से एकदम डिफरेंट है, क्योंकि वो रिवॉल्व भी कर रहा है, उस पर एक्सेलरेटेड मोशन भी है, और वो एमिशन ऑफ एनर्जी भी नहीं कर रहा है, वो रेडिएशन भी एमिट नहीं कर रहा है। तो देखो इलेक्ट्रोमैग्नेट जो क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी से थी उससे एकदम अलग चीज ये यहां पर आई बात। तो अकॉर्डिंग टू दिस पोस्टुलेट ईच एटम हैज सर्टेन डेफिनेट स्टेबल स्टेट्स। तो इससे इन्होंने ये बताया कि हर एक जो हमारा वहां पर एटम है उनकी डिफिनेट स्टेबल स्टेट्स होती हैं। यानी कि एटम की अगर हम लोग बात करें उस पर अगर न्यूक्लियस हो तो उसकी एक डिफिनेट ऐसे स्टेट्स होती हैं जहां पर कि इलेक्ट्रॉन रह सकता है, जहां पर कि इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है,
और ईच पॉसिबल स्टेट हैज डिफरेंट टोटल एनर्जी, और हर एक स्टेट की अपनी एक टोटल एनर्जी होती है। इस तरीके की जो स्टेट्स थी जहां पर कि एटम हो सकता है, यानी कि देखो जैसे न्यूक्लियस है, ये स्टेट्स है कि अगर इलेक्ट्रॉन इधर है तो ये एक एटम की स्टेट है। इसी पे अगर इलेक्ट्रॉन हमारा कहां पर हो, और अगर इलेक्ट्रॉन इस जगह पर हो तो इसको भी एक स्टेट बोला जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन हमारा ऐसा, देखो हाइड्रोजन एटम लेकर ही चल रहे हैं, तो अगर यहां पर इलेक्ट्रॉन हमारा इस जगह पर होगा तो ये भी हमारी एक स्टेट है। ये भी क्या है, हमारी एक स्टेट है ये, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस पोस्टुलेट ईच एटम हैज सर्टेन डिफरेंट स्टेबल स्टेट्स इन विच इट कैन एग्जिस्ट। जो एटम है वो, देखो स्टेबिलिटी की बात थी ना, तो उसकी स्टेबल स्टेट्स होती हैं, उन्होंने ऐसा एक्सप्लेन किया। एंड ईच पॉसिबल स्टेट हैज डेफिनेट टोटल एनर्जी, और उस पर वहां पर एक डेफिनेट टोटल एनर्जी होती है। वहां पर एनर्जी में चेंज नहीं आता, एक फिक्स्ड एनर्जी की स्टेट्स होती हैं। कि ये जो एटम है, एटम के चारों, जो एटम है वो कैसा है कि बीच में न्यूक्लियस है, उसके चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व कर रहा है। अब इलेक्ट्रॉन जो है वो एक सर्टेन ऑर्बिट्स पर रिवॉल्व कर सकते हैं। जो इलेक्ट्रॉन्स है वो सर्टेन ऑर्बिट्स पर रिवॉल्व कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन, अगर प्योरली हम लोग हाइड्रोजन एटम की बात करें, यहां पर एक प्रोटॉन है, और जो इलेक्ट्रॉन है वो इस स्टेट में, इस स्टेट में या इस स्टेट में, यहां से कहीं पर भी हो सकता है, इनमें से कहीं पर भी हो सकता है। तो वो कहां पर है उसके अकॉर्डिंग हमारी स्टेट्स बनती हैं। अगर यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है तो ये एक स्टेट है, ये एक स्टेबल स्टेट है। अगर इलेक्ट्रॉन इस जगह पर है तो ये एक स्टेबल स्टेट है। अगर इलेक्ट्रॉन इस जगह पर है तो ये एक स्टेबल स्टेट है, जो कि हम कहेंगे कि वो एटम की स्टेबल स्टेट है। एटम स्टेबल होगा अगर इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में रहे, इस स्टेबल ऑर्बिट पे रहे, या इलेक्ट्रॉन इस स्टेबल ऑर्बिट पर रहे, या इलेक्ट्रॉन इस स्टेबल ऑर्बिट पर रहे, तो ये जो एटम है वो पूरा का पूरा स्टेबल होगा। तो दीज आर कॉल्ड द स्टेशनरी स्टेट्स ऑफ द एटम। यहां पर ये जो हमारी स्टेट्स होती है उनको स्टेशनरी स्टेट्स ऑफ एटम कहा जाता है, जहां पर कि बिना किसी एनर्जी को एमिट किए हुए, बिना किसी रेडिएशन एनर्जी को एमिट किए हुए, वो जो हमारा एटम है वो एग्जिस्ट कर सकता है। दूसरा फिर आता है बोर्स सेकंड पोस्टुलेट, जो कि डिफाइन करता है इन स्टेबल ऑर्बिट्स को। जहां पर की बात करें कि न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के चारों तरफ यहां पर ऐसे इलेक्ट्रॉन्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट्स हैं। यानी कि इलेक्ट्रॉन हमारा इन ऑर्बिट्स में कैसे रह सकता है। तो ये जो ऑर्बिट्स हैं, उस कुछ रेडियस तो होना चाहिए ना, तो इसके रेडियस को डिफाइन करता है। या कह लीजिए कि इलेक्ट्रॉन अगर यहां पर v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है, मान लीजिए इस स्टेट पर ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो वहां पर हमें कैसे पता चलेगा, वो स्टेट कैसे पता चले, वो या फिर स्टेबल ऑर्बिट कैसे पता चलेगी। उसके लिए उन्होंने क्या कहा कि देखिए, दिस postulate states that the electron revolve around the nucleus only in those orbit। ये जो इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ उन ऑर्बिट्स पर जहां पर की जो उस रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम है वो बराबर हो किसके, इंटीग्रल मल्टीपल। इंटीग्रल मल्टीपल के लिए हम लोग यूज करते हैं एन का, ठीक है। तो वो जो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन है, उस रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम है वो किसके बराबर होना चाहिए, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई। यानी कि जो एंगुलर मोमेंटम है उस रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का वो बराबर होना चाहिए n इंटू h अपॉन 2 पाई, इसके बराबर होना चाहिए। यानी कि अगर लेट अस सपोज h अपॉन 2 पाई की वैल्यू कुछ है, लेट अस सपोज जैसे इसकी वैल्यू है 2, तो या फिर मान लीजिए कि इसकी कुछ वैल्यू है पॉइंट्स पर है, जैसे 3.4 है, या फिर 3.7 है, लेट अस सपोज ऐसे कुछ है, कुछ वैल्यू है इसकी, h अपॉन 2 पाई की कुछ वैल्यू है। निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, बट सिर्फ मैं समझाने के लिए बोल रहा हूं, इसकी कुछ वैल्यू है। तो जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो 1 इंटू 3.7 हो सकता है, या फिर 2 इंटू 3.7 हो सकता है, या फिर 3 इंटू 3.7 हो सकता है। यानी कि ये 3.7, यहां पर जो होगा वो 7.4, यहां पर जो होगा वो हमारा ये बन जाएगा कि कुछ इस तरीके से है, ठीक है। तो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, यहां पर जो एंगुलर मोमेंटम है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ सम कांस्टेंट वैल्यू, जिसको कि बोलते हैं h अपॉन 2 पाई, इसके बराबर होना चाहिए कुछ भी हो,
कैसा भी इलेक्ट्रॉन हो, कहीं पर भी हो, बट अगर उसका एंगुलर मोमेंटम हमारा h/2 के इंटीग्रल मल्टीपल के बराबर है, तो उस समय देखो होता क्या है कि जो L है वो हमारा होता है mv r के बराबर। ठीक है, जो एंगुलर मोमेंटम का जो हमारा एक उसका मैग्नीट्यूड का जो फॉर्म, मैग्नीट्यूड वाला फॉर्म होता है वो होता है mvr। तो इसको बराबर होना है nh/2 के। यानी कि देखो एंगुलर मोमेंटम दो चीजों को अपने साथ कैरी कर रहा है, एक तो वेलोसिटी और दूसरा रेडियस, जो कि इलेक्ट्रॉन के रिवॉल्व होने से ही हमें पता चलेगी। रेडियस उस ऑर्बिट का जो रेडियस है वो होगा, और जो वेलोसिटी है वो उस इलेक्ट्रॉन के मूव होने की वेलोसिटी होगी। तो इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में किस वेलोसिटी से मूव करेगा, अगर एक सर्टेन वैल्यू उसकी निकल कर आ गई, जैसे कि अभी मैंने निकाली थी डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज, ठीक है, तो उतनी वैल्यूज जब होंगी उसके पास तभी वो स्टेबल होगा, वरना वो अनस्टेबल होगा। तो वो जो स्टेबल ऑर्बिट्स हैं उनको एक्सप्लेन किया इस तरीके से कि L इज इक्वल टू, यानी कि उन ऑर्बिट्स पे अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो जो हमारा एंगुलर मोमेंटम होगा उस इलेक्ट्रॉन का वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 होगा ही होगा। ये इस तरीके से इन्होंने एक्सप्लेन किया। फिर आता है थर्ड पॉस्टुलेट। पहला पॉस्टुलेट क्या किया, ये बताया कि जो स्टेबिलिटी है वो कैसे आएगी। दूसरा ये बताया वो जो स्टेबल ऑर्बिट्स है उनको कैसे फाइंड करेंगे। पहले में तो बता दिया कि होता है, वहां पर स्टेबिलिटी होती है, ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करता है, एक स्टेबल ऑर्बिट्स पर रिवॉल्व करता है जब इलेक्ट्रॉन, तो वो एटम हमारा स्टेबल होता है। बट वो स्टेबल ऑर्बिट्स की रेडियस कैसे पता चलेगी, वो हमें पता चलता है सेकंड पॉस्टुलेट से, जो कि बोलता है L इज इक्वल टू nh/2 L, यानी कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन एन हाइड्रोजन एटम इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2। और जो तीसरा पॉस्टुलेट है, बोर्स का थर्ड पॉस्टुलेट, वो उस चीज को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है जहां पर की बात थी हमारी डिस्क्रीट वेवलेंथ मिलने की एटॉमिक स्पेक्ट्रा में, एमिशन स्पेक्ट्रा में जो हमें डिस्क्रीट वेवलेंथ मिल रही थी, उसको एक्सप्लेन करने के लिए थर्ड पॉस्टुलेट का यूज किया जाता है। तो बोर्स थर्ड पॉस्टुलेट इनकॉर्पोरेटेड इनटू एटॉमिक थ्योरी द अर्ली क्वांटम कॉन्सेप्ट। यहां पर अर्ली क्वांटम कॉन्सेप्ट का यूज किया गया इस थर्ड पॉस्टुलेट को बनाने के लिए, दैट हैड बीन डेवलप्ड बाय प्लैंक एंड आइंस्टीन। इट स्टेट्स दैट एन इलेक्ट्रॉन, यहां पर यह हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन होता है माइट टेक अ ट्रांजिशन, जो इलेक्ट्रॉन है वो हो सकता है ट्रांजिशन करे फ्रॉम वन ऑफ इट्स स्पेसिफाइड नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट्स टू अनदर लोअर एनर्जी। यानी कि एमिशन स्पेक्ट्रम तब बनेगा जब इलेक्ट्रॉन हमारा क्या हो, जैसे कि इस ऑर्बिट में है, इस नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट में है। अब इस नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट से वो क्या करे, इधर ड्रॉप कर जाए। तो जब वो इधर ऐसे ड्रॉप करेगा इधर से इधर, तो ये यहां पर, क्योंकि देखो ये है हमारी ऐसी ऑर्बिट जहां पर कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज्यादा होगी, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम ज्यादा होगा तो एनर्जी भी ऑब्वियस सी बात है ज्यादा होगी। तो कहने का मतलब अब वो एनर्जी यहां पर इलेक्ट्रॉन की कम हो रही, तो वो निकलेगी कहां पर, एज अ फोटोन, वो एनर्जी हमें रिलीज होती हुई दिखाई देगी। ठीक है, तो ये जो हमें एनर्जी मिलती है यही क्या करती है, अब क्योंकि यहां पर देखो लेवल्स है, इस तरीके से डिस्क्रीटनेस है, जिसके कारण से अगर इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आया तो एक सर्टेन वेवलेंथ की लाइट निकलेगी, अगर ये इधर से इधर आया तो अलग निकलेगी, अगर ये इस तरीके से इधर से इधर आया तो अलग निकलेगी, इधर से इधर आया तो अलग निकलेगी। तो इस कारण से हमें डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ देखने को मिलेगी, बजाय कि कंटिन्यूअस वहां पर रिलीज हो रहा हो फोटोन या रेडिएंट एनर्जी जो है वो कंटिन्यूअसली रेडिएट हो रही हो। क्लियर, स्टेबल ऑर्बिट में है तो कोई बात नहीं, वो किसी भी तरीके की एनर्जी रेडिएट नहीं कर रहा, बट जब वो उस पर ट्रांजिशन होता है इलेक्ट्रॉन का, एक जगह से दूसरी जगह जाता है, तब वहां पर एनर्जी निकलती है। मान लीजिए अब ऊपर वाली स्टेट से लोअर स्टेट पर गया तो एनर्जी निकलेगी, बट अगर लोअर स्टेट से हायर स्टेट पर गया तो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। एनर्जी क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है। तभी पॉसिबल है जब ये एनर्जी यहां पर क्या हो, फॉल हो, एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन पर फॉल हो, तो ये ऐसा होता है। और इसमें क्या होता है कि जो एनर्जी होती है वो रिलीज होती है। ठीक है,
तो when it does so, a photon is emitted having energy equal to the energy difference between the initial and final state. तो जो इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट के बीच में एनर्जी डिफरेंस है, उतनी एनर्जी के साथ फोटोन क्या होता है, एमिट हो जाता है। ये उनका क्वांटम आइडिया था, वहां से उन्होंने इस चीज को यूज किया। तो द फ्रीक्वेंसी ऑफ एमिटेड फोटोन इज देन गिवन बाई, और अगर हम अब चाहें तो यहां से जो फ्रीक्वेंसी है एमिटेड फोटोन की वो दे सकते हैं, वो हो जाएगी एच न्यू इज इक्वल टू ई आई माइनस ई एफ, जहां पर की जो ई आई है वो एनर्जी कैसी है हमारी, ज्यादा है एज कंपेयर टू ई एफ। यानी कि देखो हम ये बात कर रहे हैं कि ये न्यूक्लियस है और यहां पर ऐसे इलेक्ट्रॉन होगा, तो इस स्टेट से वो इस स्टेट पर आ रहा है एटम। तो इनिशियली उसकी एनर्जी क्या थी, ज्यादा थी, और फाइनली उसकी एनर्जी क्या हुई, कम हुई, तभी तो वो एनर्जी ऐसे एमिट करेगा। वही चीज यहां पर लिखी हुई है। तो हमने ई आई माइनस ई एफ कर दिए ताकि ये एच न्यू के बराबर हम ऐसे इसको लिख सके। अब यहां से तो फॉर अ हाइड्रोजन एटम, ये जो इक्वेशन है हमारी गिव्स द एक्सप्रेशन टू डिटरमाइन द एनर्जीज ऑफ डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स। यहां से हम लोग डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स की एनर्जी को फाइंड कर सकते हैं। बट देन दिस इक्वेशन रिक्वायर्स द रेडियस आर ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट। तो अगर अब यहां पर हमें इस इक्वेशन के लिए चीजों को फाइंड करना, तो हमें आर की जरूरत पड़ेगी। तो आर अब कैसे निकल कर आएगा, तो जो रदरफोर्ड मॉडल से आर को कैलकुलेट किया था उसका, और जो एंगुलर मोमेंटम है, ठीक है, यानी कि जो सेकंड पॉस्टुलेट है उसका हम लोग यूज करेंगे और यहां से चीजों को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, क्लियर। तो अब क्या होगा कि जैसे कि हम लोग ने यहां पर जो आर कैलकुलेट किया है, आर कितना था हमारा, रदरफोर्ड मॉडल के अकॉर्डिंग, रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम पर जो हमने आर कैलकुलेट किया था वो किया था ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम बी स्क्वायर, ये किया था कैलकुलेट। अब यहां पर वो जो सेकंड पॉस्टुलेट है हमारा, ठीक है, जो सेकंड पॉस्टुलेट है उसका यूज करेंगे। सेकंड पॉस्टुलेट क्या है, एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई, जो कि आर की वैल्यू पर डिस्क्रीटनेस ला देगा। तो आर अगर यहां से हम क्या करेंगे, एम बी की जो वैल्यू है उसको निकालेंगे, तो आर नीचे चला जाएगा डिवाइड पर एम वी स्क्वायर। अब हमें यहां से करना है, या फिर इसको कर सकते हैं कि जो एम है उसको भी इधर डिवाइड पर ले आए, ये बन जाएगा वी स्क्वायर को क्या करिए आप वैल्यू निकाल लीजिए। तो वी स्क्वायर जो होगा वो हो जाएगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम स्क्वायर आर स्क्वायर। इसको उठाकर जब हम लोग वी स्क्वायर की जगह पर पुट कर देंगे तो कितना बन जाएगा, आर इज इक्वल टू ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर आर स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर। ठीक है, ये बना। अब यहां से जो 4 है वो 4 कैंसिल हो जाएगा, जो m है हमारा एक m से एक m कैंसिल हो जाएगा। ओके, और बाकी जो बची चीजें वो ऊपर चली जाएंगी, यानी कि m आर स्क्वायर पाई स्क्वायर, m आर स्क्वायर पाई स्क्वायर चला जाएगा ऐसे ऊपर। ठीक है, ये अब यहां से एक पाई से अगर एक पाई कैंसिल करना चाहें तो ऐसे बन जाएगा ये, और ये बन जाएगा हमारा एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये निकल कर आ गया हमारा आर की वैल्यू जिसपे की डिस्क्रीटनेस मौजूद है। ठीक है, ये जो एन है यहां पर है ना, ये एन यहां पर मौजूद है, तो ये क्या कर रहा है, हमें डिस्क्रीटनेस प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, क्लियर। ओके, यहां पर एन एक्चुअली ऊपर आएगा, ये यहां पर इसको देखिए, आर है हमारा ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम बी स्क्वायर। जब वी स्क्वायर हम लोग यहां से कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर आर स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर, ये हो जाएगा। इसको हम लोग जब वी स्क्वायर की जगह पर, या फिर एम बी स्क्वायर हम लोग चाहे तो निकाल लें, एम बी स्क्वायर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो अगर एम बी स्क्वायर हमें निकालना है एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई से, तो एम बी को यहां पर रखा रहने दीजिए, और यहां से ये आ जाएगा एन एच अपॉन 2 पाई। ठीक है, तो वही चीज पूरा मतलब निकल कर आ जाएगा, और जो आर स्क्वायर जो इधर टर्म आ रहा था, यहां पर आर स्क्वायर भी आ रहा था ना, तो वो आर स्क्वायर टर्म चला जाएगा,
दूसरी तरफ क्योंकि यहाँ पर आर ऐसे नहीं बनेगा, सिर्फ ये इतना एन स्क्वायर नीचे नहीं, ये ऊपर बनेगा, तो ये जाकर हमारा निकल कर कुछ वैल्यू निकल कर आएगी जो कि बन जाएगी कितना, यहां पर हमारा कुछ इस तरीके की वैल्यू मिल जाएगी हम लोग को कि जो आर की वैल्यू होगी वो डिस्क्रीट फॉर्म पर होगी। किस पे? डिस्क्रीट फॉर्म पर। आर एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन एम 2 पाई ई स्क्वायर। ये आर एन की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। कैसे निकल कर आई? जो आर की वैल्यू हम लोग ने कैलकुलेट करी थी और जो हम लोग ने यहां पर आर की वैल्यू निकाली, किस मतलब एक तरीके से जो एंगुलर मोमेंटम सेकंड पोस्टुलेट जो था उसका जब हम लोग ने यूज किया एक साथ, उससे ये चीज निकल कर आ जाती है। तो इस तरीके से हम लोग ने आर एन की वैल्यू फाइंड कर ली। ठीक है, क्लियर? दो चीजों का यूज करके। कौन कौन सा? जो क्वांटम कंडीशन थी सेकंड, या फिर कह लीजिए क्वांटाइजेशन कंडीशन यानी कि सेकंड पोस्टुलेट, और जो हमारा आर की वैल्यू थी रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। तो आर पे डिस्क्रीटनेस ले आए, एन लगने से ये डिस्क्रीट हो गया, वरना पहले कंटिन्यूअस था। एन की वैल्यू अब यहां पर क्या हो गई? डिस्क्रीट। ठीक है, तो एम कांस्टेंट, एच कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, ये पाई कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट सब यहां पर कांस्टेंट, तो ये सारा कांस्टेंट पे चला जाएगा। ये जब सारी चीजें कांस्टेंट पे चली जाएंगी तो आर एन जो होगा वो हमारा प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये चीज। और जो मैंने अभी आपको वो कैलकुलेट करके दिखाया था, उस पे इधर आर स्क्वायर वाला टर्म आ रहा था। ठीक है, तो वो जो आर स्क्वायर वाला टर्म आ रहा था, वो आर स्क्वायर वाला टर्म, और इधर हमारा आर आ रहा था, नीचे एन स्क्वायर आ रहा था, वो एक इस तरीके से ये आर स्क्वायर ऊपर आ रहा था और नीचे यहाँ पर हमारा एन स्क्वायर आ रहा था। तो एक आर से एक आर ऐसे कैंसिल होगा और एन स्क्वायर इधर चल जाएगा, जो कि यहाँ पर फिर से हमें वही रिलेशन दे देगा। ठीक है, उस चीज को मैं दोबारा नहीं कर रहा, वहां पर आखिरी स्टेप पर वो चीज मौजूद थी, तो आप उसको देखेंगे तो वो समझ पे आ जाएगा। क्लियर? तो इस तरीके से हम लोग ने आर एन को फाइंड कर लिया जिसपे कि डिस्क्रीटनेस है। अब इसके आगे जो होगा उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, जहां पर कि हम लोग एनर्जी फाइंड करेंगे कि जब एक स्टेट पर है उसकी क्या एनर्जी होगी, उसकी उस पे कैसे डिस्क्रीटनेस हम देखेंगे। तो इन सभी चीजों को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आई होप जो आज का लेक्चर था वो आपको समझ पे आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।